बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 5 सेक्शन सी स्टार्ट किया हुआ है और उसमें आज जो हमने नॉलेज डिस्कस करना है वो है 5.3। और इस नॉलेज में आपने टर्मिनल वेलोसिटी को देखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। इसमें जो एसएलओ है उसको यहाँ पे लिखा हुआ है, एनालाइज द डायनामिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट रीचिंग द टर्मिनल वेलोसिटी। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में फॉल कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, किसी फ्लूइड में फॉल करता है, तो वहां पे चूंकि वो मूव कर रहा होता है तो उसकी वो जो डायनामिक्स है, उसकी मूवमेंट की डायनामिक्स को आपने अंडरस्टैंड करना है और उसमें वो कैसे टर्मिनल वेलोसिटी पे रीच करता है, कैसे वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचता है, मोशन हासिल करके मूव करते हुए कैसे उसकी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होती है, ये चीज हमने यहां पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम यहां पे डिस्कशन करते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है, फ्लूइड क्या चीज होती है? हाँ जी, व्हाट इज फ्लूइड? हर वो चीज जो बह सकती है, जो फ्लो कर सकती है, उसे आप फ्लूइड कहते हो। जैसे कि हवा है, ये फ्लो कर सकती है। इसके अलावा पानी है या कोई भी लिक्विड है तो वो भी फ्लो कर सकता है। तो इसका मतलब है कि गैस और लिक्विड ये दोनों फ्लूइड हैं, दे कैन फ्लो। ये दोनों क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। तो एक बात तो आपने सीख ली कि फ्लूइड क्या चीज होती है। अच्छा, अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में फॉल करता है, जैसे अगर बिल्डिंग पे खड़े होके आप एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हो, तो बताओ यहां पे उसको कितनी फोर्सेस को फेस करना पड़ता है। एक तो ग्रेविटी हो गई, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे आप क्या कहते हो, W=mg। और दूसरी फोर्स यहां पे एयर फ्रिक्शन है। क्या है? एयर फ्रिक्शन है। और एयर बेसिकली फ्लूइड है, तो एयर फ्रिक्शन को आप फ्लूइड फ्रिक्शन भी कह देते हो। क्या नाम देते हो बेटा? फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहा जा सकता है। फ्लूइड की वजह से फ्रिक्शन, ये भी ऐसी फ्रिक्शन है जो मोशन को अपोज करती है, मोशन को अपोज करती है। इसका तीसरा नाम जो है वो ड्रैग फोर्स है। क्या है? ड्रैग फोर्स भी कहा जा सकता है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है ड्रैग फोर्स। तो चाहे आप पानी में किसी चीज को फेंको तो पानी भी फ्लूइड है, तो वहां भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेज होंगी। कौन कौन सी? एक ग्रेविटी और दूसरा एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स। ऐसे ही है। तो यहां पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल करेगा किसी फ्लूइड के अंदर, तो वहां पे दो फोर्सेज होंगी, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एक ड्रैग फोर्स या फ्लूइड फ्रिक्शन या जो भी फ्लूइड है। यानी एयर रेजिस्टेंस तो एयर के लिए है ना, अगर पानी के अंदर गिर रहा है तो फिर तो उसको एयर रेजिस्टेंस नहीं ना कह सकते, फिर तो उसको पानी की फोर्स को होगी। पानी ने मोशन को अपोज करना है और उसके लिए प्रॉपर वर्ड जो है वो ड्रैग फोर्स या फ्लूइड फ्रिक्शन का इस्तेमाल करोगे। तो बेटा जैसे एक स्काई डाइवर होता है जो किसी जहाज से जंप करता है, इसने स्पेसिफिक सूट भी पहना होता है। तो जब ये जंप करता है, शुरू में इसके ऊपर इसकी मैस की वजह से इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है। कौन सी फोर्स लग रही होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है। बताओ इस केस में इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो एक ही होगी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? तमाम फोर्सेस का सम। और चूंकि इस केस में एक ही फोर्स है, वही हमारी रिजल्टेंट फोर्स होगी। और इस रिजल्टेंट फोर्स का एक और नाम भी है, वो क्या बेटा? नेट फोर्स। क्या कहते हैं उसको? नेट फोर्स भी कहते हैं। तो शुरू में यहां पे जो नेट फोर्स है वो हमारे पास किसके बराबर है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर है। ऐसे ही है। लेकिन जैसे ये मूव करेगा तो अब यहां पे जो फ्लूइड होगा, अगर हवा में ये मूव कर रहा है, जाहिर सी बात है डाइवर ने हवा में ही जंप करना है, तो हवा की वजह से मोशन को अपोज किया जाएगा और इसके ऊपर एक फोर्स आ जाएगी जो मोशन को अपोजिंग फोर्स होगी, वो बिल्कुल मोशन के मुखालिफ होगी। मोशन अगर नीचे हो रही है तो ये फोर्स किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी, जिसे आप ड्रैग फोर्स कहते हो। क्या कहते हो? ड्रैग फोर्स।
अब यहां पे दो फोर्सेज आ गई। कितनी फोर्सेज आ गई बेटा? टू फोर्सेज आ गई हैं। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और एक ड्रैग फोर्स है। ऐसी बेटा। अच्छा, ये जो ड्रैग फोर्स होती है ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वैसे पहले ग्रेविटी की बात करो। ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? हाँ जी, फार्मूला भी सामने लिखा हुआ है। भाई वेट तो ग्रेविटी को ही कह रहे हैं ना, उसमें कितनी चीजें हैं बताओ जरा। एक उसमें मैस है और एक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। नॉर्मली जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे बात नहीं कर रहे, यानी सरफेस ऑफ अर्थ के करीब करीब, वहां पे हम जी की वैल्यू फिक्स लेते हैं। और कितनी वैल्यू लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ऐसे ही है। तो यहां पे जो हमारे पास फोर्स जो जी की वैल्यू वो तो फिक्स हो गई, ये तो कांस्टेंट हो गई। लेकिन जो एक और फैक्टर है वो क्या? मैस है। अगर मैस ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। ठीक हो गया बेटा? तो हमें पता चल गया कि यहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो मैस डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड करती है? मैस पे डिपेंड करती है। अब जरा ड्रैग फोर्स की तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें नेट फोर्स जरा बताओ क्या होगी? पहले तो नेट फोर्स को देख लें। अब चूंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो शुरू में ड्रैग फोर्स ऊपर है और ड्रैग फोर्स का एरो भी यहां पे कम नजर आ रहा है। इसका मतलब ड्रैग फोर्स कम है और ग्रेविटी, तभी तो वो नीचे आ रहा है। अगर ड्रैग फोर्स ज्यादा होती और ग्रेविटी कम होती फिर ये ऊपर जाता। लेकिन चूंकि ये डाइवर नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर नेट फोर्स निकालने के लिए हमारी बड़ी फोर्स यहां पे ग्रेविटी होगी। तो इस ग्रेविटी में से हम ड्रैग फोर्स को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो वहां पे रिजल्टेंट या नेट फोर्स निकालना हो तो लार्ज फोर्स में से स्मॉल फोर्स को माइनस करते हैं। तो यहां पे हम mg में से किसको माइनस करेंगे? ड्रैग फोर्स को माइनस करेंगे। इसे fd लिख लो, d फॉर ड्रैग, d फॉर ड्रैग। अच्छा, अब ये तो हो गई नेट फोर्स। बाकी अभी टर्मिनल वेलोसिटी की बात बाद में करेंगे, पहले ड्रैग फोर्स की अंडरस्टैंडिंग देखें। जो ड्रैग फोर्स होती है ना, ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो हमारे पास साइज होता है, ऑब्जेक्ट का साइज हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा यहां पे हमारे पास इसकी शेप भी होती है, ऑब्जेक्ट की शेप। मुझे बताओ, मोटरसाइकिल पे अगर हम जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, और बाइक पे अगर हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है ऐसे फ्रेम टाइप, तो बताओ जितना बड़ा फ्रेम होगा उतनी उतनी एयर फ्रिक्शन ज्यादा फेस करना पड़ेगी। तो साइज बड़ा होगा तो ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? एक बात तो ये क्लियर होगी कि साइज के बढ़ने के साथ ड्रैग फोर्स इंक्रीज होती है। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट आप लेके जा रहे हो उसकी शेप क्या है? बाइक पे आपने पकड़ा हुआ है, एक बॉल पकड़ा हुआ है, एक फ्रेम पकड़ा हुआ है। बताओ किस केस में ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी? फ्रेम पे या बॉल पे? फ्रेम पे, क्योंकि फ्रेम का एरिया ज्यादा है, ज्यादा सरफेस एरिया फेस करना पड़ रहा है। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। तो दूसरी चीज यहां पे आ गई शेप। तो शेप अगर ऐसी हो कि एरिया बढ़ जाए तो ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी, और अगर शेप ऐसी हो कि एरिया कम हो जाए तो ड्रैग फोर्स कम हो जाएगी। तो शेप डिपेंडेंट वाली बात भी आ गई। तीसरी बात यहां पे जो है वो यहां पे स्पीड की है। स्पीड, जितनी ज्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करेंगे ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होती चली जाती है। तो ड्रैग फोर्स स्पीड के साथ बढ़ती है। अगर आप नॉर्मली देखते भी हो कि बाइक पे ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो हवा ज्यादा हमारी मोशन को रोक रही होती, ऐसे ही है। तो स्पीड के बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ती है। और चौथी चीज है यहां पे गाढ़ापन। किस चीज का गाढ़ापन? फ्लूइड का, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर पानी के अंदर मूव करे और हवा के अंदर मूव करे, बताओ किस केस में गाढ़ापन ज्यादा है? पानी में। पानी का गाढ़ेपन को विस्कोसिटी कह लो। क्या कह लो? विस्कोसिटी कह लो। विस्कोसिटी अभी आप पढ़ोगे आगे जाके, फिलहाल अभी नहीं ना पढ़ी हुई आपने विस्कोसिटी। चलो फिलहाल आप याद रख लो कि अगर जितना गाढ़ा फ्लूइड होगा
ड्रैग फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी। पानी में चलना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू एयर। हवा में आसानी से मूव कर लेते हो, हवा का गाढ़ापन कम है, विस्कोसिटी कम है। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर आ गया यहां पे गाढ़ापन, विस्कोसिटी। तो ये चार फैक्टर हैं जिन पे ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। जबकि हमारे पास जो ग्रेविटी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, मैस पे। वैसे तो वो जी पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन चूंकि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ आप जी को क्या लेते हो, फिक्स लेते हो। अच्छा मुझे बताओ, जब शुरू में ये जो डाइवर है ये जंप करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, हैं? शुरू में तो स्पीड 0 होगी। जब उसने जंप करने लगना है उस वक्त तो वो रेस्ट पे है, तो उस वक्त तो स्पीड क्या होगी, 0। और अगर स्पीड 0 होगी तो ड्रैग फोर्स भी 0 होगी। ठीक है, बाकी फैक्टर तो चलो इसके सेट हो गए। साइज भी इसका हमने डिसाइड कर लिया, शेप भी डिसाइड कर ली, और यहां पे हवा ले ली, विस्कोसिटी भी फिक्स हो गई। अब एक चीज रह गई, स्पीड। एक गिवन फ्लूइड और गिवन ऑब्जेक्ट, गिवन फ्लूइड और गिवन, यानी आपने एक फ्लूइड डिसाइड कर लिया हवा है, इसका मतलब उसका गाढ़ापन फिक्स हो गया। हम चेंज तो नहीं कर रहे, हवा से पानी में जंप कर ले, ऐसा तो नहीं कर रहे। हम तो एक ही फ्लूइड में बात कर रहे हैं ना। जब एक ही फ्लूइड के अंदर बात करेंगे तो हमारे पास वहां पे विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। एक गिवन फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी फिक्स है। अगर फ्लूइड चेंज करोगे तो विस्कोसिटी चेंज होगी। और अगर आप ऑब्जेक्ट फिक्स कर लेते हो तो उसका साइज और उसकी शेप भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो तीन फैक्टर तो फिक्स हो गए। चौथा फैक्टर कौन सा रह गया, स्पीड। ठीक है, अच्छा अगर आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया तो उसकी मैस भी क्या होगी, वो भी डिसाइड हो गई, मैस भी फिक्स हो गई। अब अगर मैस फिक्स है तो ग्रेविटी भी फिक्स हो गई। लेकिन जो ड्रैग फोर्स है उसमें एक ऐसा फैक्टर है जो कि चेंज होता है, और वो कौन सा है, स्पीड। ठीक है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ड्रैग फोर्स क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ड्रैग फोर्स क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और ड्रैग फोर्स जब बढ़ेगी तो बढ़ती बढ़ती एक स्टेज आएगी कि ये ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, ये ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी। तो बताओ उस वक्त हमारे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जब दोनों बराबर हो गई तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा, 0। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। अच्छा जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 हो जाती है तो बताओ उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, नेट फोर्स प्रोड्यूस करती है। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली फोर्स को आप ma लिखते हो, क्या लिखते हो, ma। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है mg माइनस fd। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास ये ड्रैग फोर्स और ग्रेविटी आपस में बराबर हो जाएंगे तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इफ ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू ग्रेविटी, तो उस वक्त आपके पास दोनों का डिफरेंस 0। तो ma किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और अगर ma 0 है तो a यहां से किसके बराबर होगा, 0 ओवर m। a आपके पास 0 आ गया। अब जब a 0 होता है तो कौन सी स्टेट होती है ऑब्जेक्ट की, या तो वो रेस्ट पे होता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। तो जब ये यहां पे ये जो डाइवर है क्या ये रेस्ट पे है, ये तो मूव कर रहा है। मूव करते हुए ड्रैग फोर्स ग्रेविटी के बराबर हुई, मूव करते हुए ड्रैग फोर्स ग्रेविटी के बराबर हुई, पहले से बराबर नहीं थी, मोशन के दौरान ये ऐसा हुआ है। तो जैसे ये दोनों बराबर हुई उस वक्त डाइवर मोशन वाली स्टेट में है, इसलिए मोशन वाली स्टेट मेंटेन हो जाएगी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 होती है तो उस वक्त जो भी उसकी स्टेट है वो क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। अगर वो रेस्ट हालत में नेट फोर्स 0 हुई है तो फिर वो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन की हालत में नेट फोर्स 0 हुई है तो फिर मोशन वाली स्टेट मेंटेन हो जाएगी, यानी वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। तो फिर अगर यहां पे मोशन वाली स्टेट है और चूंकि एक्सेलरेशन यहां पे 0 हो गया है तो वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म। ये वाली जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जब ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो गई,
ग्रेविटी के बराबर हो गई, इसे आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हो। क्या कहते हो? टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। और इसके बाद अब वेलोसिटी ने बढ़ना नहीं है। शुरू में जब डाइवर नीचे जंप करता है उस वक्त तो चूंकि वहां पे नेट फोर्स लग रही है, स्पीड बढ़ती चली जाती है। स्पीड बढ़ती बढ़ती है, स्पीड के बढ़ने के साथ क्या चीज बढ़ती है बताओ जरा? स्पीड के बढ़ने के साथ क्या चीज बढ़ती है? ड्रैग फोर्स बढ़ती है। और ये 0 से बढ़ती बढ़ती ड्रैग फोर्स की वैल्यू mg के बराबर होती है। 0 से बढ़ती बढ़ती किसके बराबर हो जाती है? mg के बराबर हो जाती है। तो ये खास स्पीड पे जाके ऐसा होगा, वो स्पीड जिस पे ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो जाए? ग्रेविटी के बराबर हो जाए, उस स्पीड को आप टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हो। उसके बाद क्या वेलोसिटी बढ़ेगी? वेलोसिटी ने तब्दील नहीं होना। तो फिर आप कह सकते हो ये एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? इट इज अ मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट व्हेन ड्रैग फोर्स becomes equal to फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मेरी बात को समझियो? तो आपने टर्मिनल वेलोसिटी को सीख लिया कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट गेन करते हैं, लेकिन उस वक्त गेन करते हैं जब ड्रैग फोर्स ग्रेविटी के बराबर हो जाती है। ड्रैग फोर्स ग्रेविटी फिक्स है, ड्रैग फोर्स चेंज हो रही होती है। और किसके साथ चेंज होती है? स्पीड के साथ चेंज होती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। और एक स्टेज आती है कि एक ऐसी स्पीड आ जाती है जिस पे ड्रैग फोर्स ग्रेविटी के इक्वल हो जाती है। और उस वक्त जो स्पीड है उसे आप टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हो। तो ये आपने टर्मिनल वेलोसिटी की अंडरस्टैंडिंग की। ये मैंने थोड़ा इसको लिख भी दिया है यहां पे। ये मैंने एक्सेलरेशन को लिखा है यहां से। आप ये लिख सकते हो नेट फोर्स किसके बराबर लिखी थी अभी मैंने? mg माइनस एफ डी। ठीक है। और इस तरह से ये नीचे हमारे पास मैस आ गई। लेकिन मैंने जिस तरह से आपको समझा दिया है वो पॉइंट भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी, व्हेन आपके पास mg इक्वल टू एफ डी, mg एफ डी के बराबर हो जाएगी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। तो ऊपर 0 नीचे m, तो आपके पास एक्सेलरेशन 0। और एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म कांस्टेंट। कांस्टेंट कह लो, यूनिफॉर्म कह लो। क्लियर हो गया बेटा? दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अब जरा इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। शुरू में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। टर्मिनल स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड achieved by an object falling through a fluid such as air or water। फ्लूइड की बात की जा रही है, एयर या। लेकिन कब ये टर्मिनल वेलोसिटी होगी? व्हेन ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेटा मेरी बात समझ आई है? तो ये आपने टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन को पढ़ लिया। अब टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये कैसे बढ़ती कैसे है, किस पे डिपेंड करेगी, ये भी जरा बताओ। हाँ जी, आगे अगर आ जाओ तो वापस हम अगले पॉइंट पे आते हैं। मुझे बताओ कि हमारे पास यहां पे जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, इसका मतलब वो उतनी ज्यादा स्पीड गेन कर पाएगा, क्योंकि शुरू में नेट फोर्स ज्यादा होगी। और नेट फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और वो ज्यादा स्पीड गेन करके उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बनेगी। तो मैस ज्यादा होने से टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। एक तो ये फैक्टर हो गया कि मैस ज्यादा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा। अच्छा, अब दूसरी बात है कि अगर साइज बड़ा किया जाए, क्या किया जाए? साइज बड़ा किया जाए, तब टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर तो साइज ऐसे बड़ा करें कि मैस ज्यादा हो जाए, साइज ऐसे बड़े करें कि मैस ज्यादा हो जाए, तो फिर जाहिर सी बात है आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ेगी तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी
टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि साइज मैस को तब्दील किए बगैर बढ़ा दें, साइज मैस को तब्दील किए बगैर बढ़ा दें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एक लेड बॉल है, लेड या स्टील का बॉल है, और एक रबर बॉल है, ठीक है। बताओ अब दोनों की अगर मैं एक जैसी मैच कर दूं, क्या कर दूं, तो क्या इन दोनों के साइज भी एक जैसे होंगे? किसका साइज बड़ा करना पड़ेगा? कौन ज्यादा हैवी होता है? स्टील। इसका मतलब आपको रबर बॉल बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करके उसकी मैच को क्या करना पड़ेगा? स्टील के बॉल की मैच के बराबर करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे दो बॉल ले लूं, एक रबर बॉल और एक स्टील बॉल, तो ऐसे केस में दोनों की जो मैच है अगर मैं सेम कर दूं, तो फिर किसका साइज ज्यादा हो गया? साइज किसका ज्यादा होगा इन दोनों में? हैं? रबर बॉल का। बेटा स्टील में तो मैच ज्यादा, उसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, तो वो ज्यादा क्या कहते हैं आपके पास हैवी होता है। तो इसलिए रबर बॉल का साइज बड़ा करके आप उसकी मैच ज्यादा करोगे, इतनी करोगे कि वो किसके बराबर हो जाए? वो किसके बराबर हो जाए? स्टील के बॉल की मैच के बराबर हो जाए। तो अगर आप ऐसे दो ऑब्जेक्ट लो जो डिफरेंट मटेरियल्स के हैं, तो उसमें जब मैच को सेम करोगे तो उनके साइजेस सेम नहीं रहेंगे, उनके साइजेस सेम नहीं रहेंगे। तो रबर बॉल का साइज बड़ा हो जाएगा और स्टील बॉल का। अब दोनों की अगर मैच सेम है तो ग्रेविटी तो यहां पे क्या हो गई? ग्रेविटी क्या हो गई? सेम। ग्रेविटी तो दोनों पे सेम है। अब ग्रेविटी ने किसको डिसाइड करना था? टर्मिनल। अब लेकिन यहां पे जब आपने साइज बढ़ाया तो क्या चीज बढ़ गई? ड्रैग फोर्स बढ़ गई। मैथ तो फिक्स रखी हुई है, तो साइज बढ़ने से ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी लेकिन ग्रेविटी उतनी रही। लेकिन ऊपर वाली फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये तो फिक्स है, लेकिन ये ड्रैग फोर्स आपकी क्या हो गई है? ये ज्यादा हो गई है। तो ओवरऑल नेट फोर्स कम हो जाएगी। नेट फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा, और इस तरह से टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी, कम हो जाएगी। तो याद रखो, अगर तो आप साइज ऐसे बढ़ाते हो कि मैस बढ़ जाए, फिर तो डेफिनेटली ग्रेविटी बढ़ेगी और टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप साइज ऐसे बढ़ाते हो कि मैस तब्दील ही नहीं करते, लेकिन फिर भी साइज बढ़ा देते हो, फिर साइज बढ़ने से ड्रैग फोर्स ज्यादा हो जाएगी, फिर साइज बढ़ने से ड्रैग फोर्स ज्यादा हो जाएगी, और ड्रैग फोर्स ज्यादा होने की वजह से हमारी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। मेरी बात को समझे हो? तो ये मैंने आपको समझाया कि टर्मिनल वेलोसिटी मैस के साथ भी चेंज होगी और साइज के साथ भी। लेकिन साइज के साथ कब चेंज होगी? अगर मैस फिक्स रख के, अगर मैस बढ़ा के साइज बढ़ाते हो फिर तो टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैस को फिक्स रख के साइज को बढ़ाते हो, बताओ फिर क्या होगा? शाबाश, टर्मिनल वेलोसिटी फिर कम हो जाएगी। अगर मैस सेम रख के साइज बढ़ाओगे तो फिर जाहिर सी बात है ग्रेविटी तो वहां पे फिक्स रहेगी, लेकिन जो हमारे पास ड्रैग फोर्स है वो बढ़ जाएगी, और वो तो मोशन को रोक रही है, उसने तो स्पीड को बहुत ज्यादा होने नहीं देना। तो ये इस तरह से आपने टर्मिनल वेलोसिटी को अंडरस्टैंड किया। ये थोड़ा कंपैरिजन भी किया है, एक फीदर है और एक स्काई डाइवर है। वो जो भी मैंने फिगर बनी हुई थी वो स्काई डाइवर की थी। बताओ किसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी? जिसकी मैस ज्यादा है। मैस किसकी ज्यादा है? हाँ, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। वैसे आपको पता है जो स्काई डाइवर होते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दी है, ये जो पैराशूटर होते हैं, ठीक है ना, इनमें क्या किया जाता है? कोशिश की जाती है कि ये बहुत ज्यादा हाई टर्मिनल वेलोसिटी गेन ना करें। तो फिर क्या चीज बढ़ाएंगे बताओ जरा? ड्रैग फोर्स बढ़ाना पड़ेगी। अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी को कम करना चाहते हो तो किसको बढ़ाना पड़ेगा? ड्रैग फोर्स। और अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी को बढ़ाना चाहते हो तो किसको बढ़ाना पड़ेगा? ग्रेविटी को। किसको बढ़ाना पड़ेगा? अगर आप चाहते हो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा हो तो फिर ग्रेविटी बढ़ा लो। ग्रेविटी कैसे बढ़ाओगे? मैस बढ़ा के। लेकिन अगर आप चाहते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो? कम हो, तो फिर किसको बढ़ाना पड़ेगा? फिर ड्रैग फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। ड्रैग फोर्स ज्यादा करके मोशन को ज्यादा अपोज करवाओगे। मोशन ज्यादा अपोज होगी तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड गेन नहीं होगी, टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि पैराशूट के अंदर ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ नीचे नहीं आते, क्यों नहीं आते? जरा बताओ। इनमें ड्रैग फोर्स
ज्यादा कर ली जाती है। कैसे? ड्रैग फोर्स मैंने पीछे बताया था, कुछ फैक्टर जिन पे ये डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स। देखो जरा, साइज। तो यहां पे मुझे बताओ, ये पैराशूट जो होता है, इसमें ये वाली जो चीज है कपड़ा, इसका एरिया क्या है? बढ़ा दिया, साइज बड़ा कर दिया। तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? हवा की मोशन, हवा की जो मोशन को पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगी। तो ड्रैग फोर्स बढ़ा के पैराशूटर की स्पीड को, अच्छा जी, जब नीचे आ रहे होते हैं ये जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लेते हैं, क्योंकि ड्रैग फोर्स इनके ऊपर बहुत ज्यादा होती है और जल्दी वेट के बराबर हो जाती है, जल्द ही वेट के बराबर हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड ये गेन नहीं कर पाते और स्लोली नीचे आ रहे होते हैं। अच्छा, ये जो स्काई डाइवर होते हैं, ये एक स्पेशल सूट पहनते हैं, विंग सूट जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? विंग सूट। अब इस विंग सूट से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? जिसकी वजह से इन पे ड्रैग फोर्स ज्यादा हो जाती है, और ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से ये ऐसे लग रहा था जो हवा में तैर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हवा में रुके हुए नजर आ रहे होते हैं। ये बहुत ज्यादा हाई टर्मिनल वेलोसिटी गेन नहीं करते, क्योंकि ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा कर ली जाती है। तो ड्रैग फोर्स को बढ़ा के अब टर्मिनल वेलोसिटी को कम कर सकते हो, ग्रेविटी को बढ़ा के। हाँ जी, शाबाश। तो ये था बेटा आपका जो है वो आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस किया। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।